वार्तावल्याः विशेषसंवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह अस्ति IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवायां कार्यरता भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकातायाः निदेशिका संस्कृति समाराधिका ललित कलानां लक्ष्म्यायुता वी ललिता लक्ष्मी वर्या। अत्र भवत्याः स्वागतं करोमि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। भवती भारतीय प्रशासनिक सेवायां कार्यरता अस्ति। प्रशासनिक कार्याणां संचालने अस्माकं शास्त्राणां रामायण महाभारत सदृशानां महाकाव्यानां का भूमिका भवितुं शक्नोति? प्रशासन में रामायण और महाभारत के लिए महाभारत से किस तरह की सीख हम ले सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए है रामायण और महाभारत। सिर्फ वहीं रामायण और महाभारत में ही नहीं, हमारे पुराने शास्त्रों में। कुछ उदाहरण की तरह अगर मैं कहूँ, जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया, भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया, कई साल पहले हमें कहा जाता था कि आपका एक ही काम है, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का अगर हम अनुवाद करते हैं हिंदी या संस्कृत में, तो सबसे पहला जो शब्द आपके दिमाग में आएगा वो है राम राज्य जी। तो राम राज्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हमें गुड गवर्नेंस देना है, जो हमारा एकमात्र काम जो हमें कहा गया है हमें देना है, तो राम राज्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और राम राज्य क्या है ये कहाँ से आप सीखेंगे? रामायण से ही सीखेंगे, वाल्मीकि रामायण से, तुलसी रामायण से ही आप सीखेंगे। तो एक आध पंक्ति में कहना चाहूंगी वाल्मीकि रामायण से। उन्होंने वहां पे जो राम राज्य के जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसका एक बहुत अच्छा सुंदर संकेत हमें मिलता है। वाल्मीकि कहते हैं, आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। ये कहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तब थी राम राज्य के समय कि जहां लोग हजारों वर्ष जीते थे। सिर्फ लोग जीते नहीं थे, वो अपने अगली पीढ़ी को, पुत्र को भी देखते थे कि वो सुख समृद्धि के साथ हजारों वर्ष जी रहे हैं। इतना ही नहीं, सारी जो प्रजा थी बिना किसी शोक के, बिना किसी चिंता के राम राज्य में के प्रशासन में रहती थी। तो आपको इतना सुंदर संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी। सिर्फ रोगों के लिए अस्पताल थे ऐसा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी वहां पर बहुत बड़ा काम हुआ था। तब जाके लोग बिना चिंता के, बिना डर के, बिना किसी भय के जीते थे। इसी तरह से तुलसी रामायण से एक छोटा संकेत हमें मिलता है। वो कहते हैं, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। इससे मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर संकेत हमें मिलता है कि उस वक्त की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, और वहां से हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जहां पे कोई अबुद्ध न हो, मतलब कोई मंद बुद्धि कोई नहीं। इसका अर्थ यह है कि सबको शिक्षा मिली है, एजुकेशन फॉर ऑल। जब हमारा संविधान आया तब एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, हमारे मौलिक आधारों में नहीं था। लेकिन बाद में संविधान का संशोधन करके राइट टू एजुकेशन, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट या एक मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगा, ये हमारे संविधान में संशोधन करके लाया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रेरणा है हमें रामायण से मिली है। दूसरा कहते हैं कि लक्षणहीन कोई नहीं था। ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जहां पर सिर्फ ये नहीं कि आपने एक डिग्री हासिल किया और आपने एक नौकरी हासिल कर ली शिक्षा खत्म करके। ऐसी शिक्षा थी जहां लोग गुणवंत बनते थे, गुणों के मतलब नैतिक मूल्यों पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली थी। तो इस तरह के कई सारे सुंदर सीख हमको मिलता है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, और आज के प्रशासन में इन सीख को लेकर हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरा कहना है। भवत्याः मातृभाषा तमिळ इति अस्ति। भवती तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बांग्ला इत्यादि भारतीय भाषाः अपि जानाति। भवत्याः अनुसारं जनस्य बहुभाषित्वस्य के लाभाः सन्ति, अपि च एतासु भारतीय भाषासु किं साम्यं भवती पश्यति? देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ भाषाएं सीखने का जो अवसर है ये एक सौभाग्य ही होता है। अगर आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, एक से ज़्यादा, अपनी मातृभाषा से अधिक भाषाएं जानते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुझे लगता है कि आज भारत के किसी भी कोने में मैं रह सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वहाँ की भाषा मैं सीख सकती हूँ और वहाँ के लोगों के साथ में घुल मिल सकती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा घर नहीं है ये। तो ये एक और भाषा सीखने से आपको ये कंफर्ट लेवल या इस तरह की जो आप फीलिंग है वो आ जाती है।
दूसरा देखिए, आज के देश में ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पैदा हुए थे वहीं पे आपको नौकरी लगेगी, वहीं पे आप पूरा जो है सेवानिवृत्ति तक वहीं पे आप कार्यरत रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कई जगह जाना पड़ सकता है, देश में विदेश में भी जाना पड़ सकता है। तो आपको अपने मस्तिष्क को तो थोड़ा खुला रखना पड़ेगा कि आप दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ सेटल करेंगे, तो वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, वो आप उसको सीखें, वहाँ से जो अच्छी बातें हैं सीखें, और भाषा उनमें सबसे पहले आती है। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि कहा जाता है कि इंसान अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन का पूरी तरह से उपयोग नहीं करता। जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी अपने ब्रेन का एक अंश मात्र ही उसका उपयोग में लाते हैं। अगर ब्रेन को अगले स्तर पर, अगले पटल पर इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें कही जाती हैं, करने से आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ती है। उसमें सर्वप्रथम में आता है एक नई भाषा सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरी भाषाएं सीखते हैं तो अब आपकी भाषा कम नहीं होती, आप खुद समृद्ध ही होते हैं। आप अपनी भाषा के, अपनी सभ्यता के, आप अगर जाकर दूसरे की भाषा को सम्मान देकर सीखते हैं तो वहाँ पर आप अपनी संस्कृति के भी एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कि देखिए वहाँ के लोग यहाँ आए और हमारी सभ्यता के, हमारी भाषा को उतना सम्मान दिया है। एक ब्रांड एम्बेसडर भी आप बनते हैं। और भाषा जो है कभी भी एक आइसोलेशन में काम नहीं करती। आप देखेंगे कई आदान प्रदान इसका हमेशा चलता रहता है। आपको लग सकता है कि इंग्लिश जो है एक विदेशी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी में आपको कई सारे हिंदी संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे। जैसे जगरनॉट, जगरनॉट जो है एक ब्रिटिश ने जब भारत आए थे और वहाँ पे उन्होंने जब जगन्नाथ यात्रा देखा तो उसको देखकर वो ऐसे प्रभावित हुए, तो वहाँ से उन्होंने वो शब्द उठाया जगन्नाथ, और क्योंकि उन्होंने उसका उच्चारण नहीं कर पाए थे उसको बना दिया जगरनॉट। जगरनॉट मतलब ऐसा बड़ा जन समुद्र जिसको रोका नहीं जा सकता, अनस्टॉपेबल जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी कई सारी जो शब्द हैं वो विदेश भी गए हैं। भाषाओं में इतना आदान प्रदान रहा है, वो जब आप समझ पाते हैं तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से आप उसको देख पाते हैं। जैसे तेलुगु में इतने सारे संस्कृत शब्द हैं जिसका अगर आपको लग सकता है कि तेलुगु तो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है, इसमें संस्कृत का कैसा प्रभाव है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे संज्ञाएं जो हैं वो संस्कृत से ली गई हैं। प्रेम, तेलुगु में बोलते हैं प्रेमा। भक्ति भाव तो समर्पणम, मतलब भक्ति भाव के साथ समर्पित होना। आश्चर्यंगा उन्दी, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो कितने सारे ऐसे शब्द मैंने आपके सामने अभी रखा जो संस्कृत से प्रभावित होकर तेलुगु में आई हैं। भवती साम्प्रतं कोलकाता स्थितस्य भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानस्य निदेशिका अस्ति। फैशन प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे भारतीय ज्ञानराशीनां का प्रासंगिकता अस्ति? देखिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में हर साल हमारे जो 18 कैंपस हैं, यहाँ से लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं दीक्षांत कन्वोकेशन लेकर, डिग्री लेकर बाहर जाते हैं। जब ये बच्चे आते हैं तो हमारे जो पाठ्यक्रम या करिकुलम है उसमें फर्स्ट ईयर में ही हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ फैशन, मतलब फैशन का इतिहास। देखिए, मैं कलकत्ता में अभी कार्यरत हूँ। आप देखेंगे तो बंगाल मसलिन जो है ये आपको इराक में भी पाया गया है, मोसुल में पाया गया है। ये मेगस्थनीज के जिन्होंने लिखा है उसमें भी बंगाल मसलिन के बारे में कहा गया है। मतलब ऐसा इतिहास हमारा है, हमारे टेक्सटाइल्स का, हमारे वस्त्र का, हमारे फैशन का। तो ये हम जो है पहले ही साल में बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो उससे प्रेरणा ले सकें और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे क्राफ्ट क्लस्टर्स विजिट करते हैं, यानी कि जो शिल्प के जो समूह हैं, बंगाल में जैसे आपके हैं कांथा क्लस्टर है, या आपका शांतिपुर के हैंडलूम साड़ी क्लस्टर हैं, या फुलिया है, तो ये सारे क्लस्टर विजिट करना, ये इनमें जाना और वहाँ से वहाँ के शिल्पियों के साथ बैठकर हमारे बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे एक अलग तरीके का बॉन्ड तैयार होता है बच्चों के साथ। ये जो शिल्पियों का इंटरेक्शन है, ये जब ये बाद में अपने प्लेसमेंट हो जाता है, अपनी नौकरी में चले जाते हैं, तो ये वापस इन शिल्पियों के साथ टच में रहते हैं, इनके साथ कांटेक्ट करते हैं और इनका काम जो है अपने फैशन के, अपने काम में उसका उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर एक संबंध हमारे तैयार होता है और ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और अगर हमारे पाठ्यक्रम में और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो हम, बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम पढ़ाते हैं, वो है सस्टेनेबल फैशन। आज देखेंगे कि फैशन इंडस्ट्री ऐसा हो गया है कि अनसस्टेनेबल बनता जा रहा है। एक कॉटन का शर्ट बनाने के लिए, कॉटन की कमीज बनाने के लिए कितना लीटर पानी जाता है, अगर आप सुनेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ये हमारे
निफ्ट के पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं जिससे पर्यावरण के साथ जो है हम न्याय करें, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम उनको उसके जो अवेयरनेस है या उनको सेंसिटाइज करते हैं कि फैशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और प्रॉफिटेबल होना है। फैशन इज़ ऑल्सो कि आप एक सिलाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं, उससे भी आप बहुत सारी सुंदर चीज़ें बना सकती हैं। तो सस्टेनेबिलिटी पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। भवती साध्व्याः मीराबाई इत्येतस्याः अनेकानि भजनपराणि गीतानि जानाति। मीराबाई इत्येतस्याः यत् भजनपरं गीतं भवत्यै सर्वाधिक प्रियं तत् अस्मद्दर्शकान् श्रावयतु। जी, मैं कौशिक ध्वनि राग में भिन्न षड्ज भी कहते हैं, उसमें एक 4 पंक्तियां सुनाऊंगी। जाओ निर्मोहिया जानी थारी प्रीत, जानी रे जानी थारी प्रीत। जाओ निर्मोहिया मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, अपने गरज के मीत। निर्मोहिया अपने गरज के मित्रे, जानी थारी प्रीत। जाओ निर्मोहिया 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 निर्मोहिया। भक्तिभावस्य एकम् उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति एतद् भजनपरं गीतम्। भवती अनेन संवाद साधनेन अस्मान् अनुगृहीतवती। एतस्य कृते वार्तावली पक्षतः अहं भवत्यै धन्यवचांसि विज्ञापयामि। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। अहो अतीव ज्ञानवर्धक जीवने